की पेरिफेरी में रहना डॉक्टर का बहुत जरूरी है। क्या आप वो इंश्योर करा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आप किसी का मकान हो तो यहाँ तो मैं उसको कैंपस के अंदर एकोमोडेशन अवेलेबल रखूं, तो क्या कर जो पाएंगे हमारे कभी? लिए पॉसिबल नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि जो सिस्टम आपने अडॉप्ट जो किया है वो भी सिस्टम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, सिस्टम जो अडॉप्ट किया है मैं उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जहां पे जो प्रोफेसर है वो अवेलेबल रहे तो एम्बुलेंस भेजी जाती है और डॉक्टर साहब आते हैं। अब चाहे वो 15 मिनट हो और वो कांस्टेंट कांटेक्ट में रहते हैं। और मुझे फख्र है इस बात का कि हमारे कश्मीर के डॉक्टर जितने डेडिकेटेड हैं। आप बाहर की बातें छोड़िए, आप चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह दौरे पे आए और इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग, ही केम, वो मुझको चीफ भी मिनिस्टर साहब ने ऊपर से देखा, अंदर की हालत बहुत कम दिखती है सर विजिटर्स को, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। मेरी बात सुनिए, आप अंदर की बात क्या कहेंगे? जब मैं रोज अस्पताल में होता हूं मुझे अंदर की बात क्या? ऐसा मैं ये बताऊं कि गॉल ब्लेडर की सर्जरी के लिए 2 साल का वक्त चाहिए, पेशेंट को 2 साल वेट करना पड़ता है। मेरी बात सुनिए, गॉल ब्लेडर की सर्जरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है। एसएमएच में 2 साल मेरी बात सुनिए, जो लोग रेफर करते हैं या खुद ब खुद आना चाहते हैं गॉल ब्लेडर की सर्जरी के लिए, तो नेचुरली जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है। ताई साहब, मैंने गॉल ब्लेडर की सर्जरी सिर्फ मिसाल के तौर पे बताई, जितनी भी सर्जरियां वहां पे होती हैं 6 महीने 7 महीने 1 साल का टाइम रखा जाता है। मैं मानता हूं, वेट जो है डिलेड रहता है, तब तक पेशेंट कहां वेट करेगा? ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वो सर्जरीज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना होती हों उनके लिए। अब क्योंकि हमारे यहां बैक रेफरल का कोई सिस्टम नहीं है, अदरवाइज डॉक्टर साहब देखते ही कहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए। तो सिस्टम आप बनाते क्यों नहीं? मेरी आदत सुनिए, इलेक्शन आ रहा है मेरे भाई, मैं बैक रेफरल शुरू करूं तो मेरी भी छुट्टी हो जाए और सबकी छुट्टी हो जाए। लेकिन पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी बात सुनिए, पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरी बात सुनिए, पेशेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन फॉर मी, इतना ये समझ जाइए। और मैं जब भी बात करता हूं मैं वसूख से करता हूं, मगर आपसे कहूं कि ये इंस्टीट्यूशन जो पिछले 1 साल में खामियां थी हमने निकालने की कोशिश की, अभी भी है। सिस्टम उतना ही होगा जितना अफोर्ड कर सकेंगे। हेल्थ केयर को उतना पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा ही कहां है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक चीज के लिए पैसा देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंगाल हुई। मेरी बात आपसे कहूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसा देती है फॉर फैमिली वेलफेयर। वो एनआरएचएम का प्रोग्राम जो है 90% वो मां तुझे सलाम जिसको हम कहते हैं, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% पैसा भी नहीं देते। तो आप मानते हैं कि यहाँ पैसों की कमी है, इसी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। तो कमी है, क्यों? सुनिए, कमी है। टोटल हेल्थ केयर में हमारे पास काफी डेफिसिट है। कितना? मैं कहूंगा कि 50% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी डोंट हैव। तो जिस रियासत में 50% इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो तो कैसे आप क्लेम करेंगे हम एट पार हैं बाकी रियासतों के साथ? मेरी बात सुनिए, मैं आपको कहता हूं देयर आर 2 पार्ट्स। तो आप मान गए ना? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट। वन इज द प्राइमरी हेल्थ केयर, वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर, एंड देन देयर इज द टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर में हम बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत अच्छे। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास डॉक्टर, आप हेल्थ मिनिस्ट्री पे इल्जाम लगा रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री को बचा रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा। आप ये कह रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज बेटर नहीं है, मेडिकल एजुकेशन बेटर है। मेरी बात ये आप गलत कह रहे हैं। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ। नॉट एट ऑल सर, आप ये कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको मालूम है कि आपके हाथ में टर्शरी है। टर्शरी इज गुड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज नॉट बेटर, एंड दे हैव रिसीव्ड नेशनल अवार्ड्स। मेरी बात, आप जरा बात समझिए, आप पहले बात समझने से पहले आप बात करें। आपके कितने हेल्थ सेंटर्स है और कितना स्टाफ अवेलेबल है? अगर डॉक्टर्स यहां काम ही करना नहीं चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते, एनओ अगर कोई पेशेंट देखेगा तो उसको आप ये नहीं कहते, उस चीज को आप केयर नहीं कहते। आपने अवार्ड किस में लिया है?
आपको मालूम होगा, आप रियासती काबीना के वजीर। मैं इसीलिए कहता हूं ना, हमने फैमिली वेलफेयर में अवार्ड लिया है और जो पैसा आया था उसको खर्च किया है। मगर यानी पैसे खर्च करने के नेशनल लेवल पे अवार्ड मिलते हैं। सुनिए, नेचुरली आप जब पैसा खर्च करेंगे आप पेशेंट पे ही खर्च करेंगे, चाहे बेहतर हुआ हो या ना हो। नहीं, आप पहले ये समझिए कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल ही ना हो, आपके पास रिसोर्सेज ही ना हो, तो हेल्थ मिनिस्टर क्या करेगा? आपके पास पीएचसीज मौजूद ही ना हो तो अवार्ड डिजर्व नहीं कर रहा था, हेल्थ सर्विसेज अवार्ड डिजर्व नहीं कर रहा था। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। देयर आर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, हर अलग अलग सेक्टर के अवार्ड्स, जो अवार्ड्स मिले डिजर्व कर रहे हैं। मेरी बात से मैं कहता हूं बिल्कुल 50% डेफिशिएंसी आपने कहा। मेरी बात 50% डिफिशिएंसी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ मिनिस्टर साहब तो कहीं से पीएचसी ला नहीं सकते, तो अवार्ड किस चीज के मिल रहे हैं? मेरी बात समझिए, वो हेल्थ मिनिस्टर साहब कहीं से पीएचसी ला नहीं सकता, वो सब सेंटर खुद इस्टेब्लिश कर नहीं सकता। तो फिर क्या अगर हमारे पास 600 सब सेंटर आ रहे हैं तो उनको कायम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। अब अगर 600 सब सेंटर हमें मिल रहे हैं, स्टेट को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि 600 सब सेंटर की कमी थी। 600 सब सेंटर के बाद 600 सब सेंटर चलाने के लिए आपको डॉक्टर चाहिए, उसके बाद आपको पीएचसीज हैं, जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, वी डोंट हैव द मनी। मैं कैंसर सेंटर बनाना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कैंसर की बात आपने की, आपके पास पेट स्कैन नहीं है, तो नहीं है, आप कहेंगे कि एसएमएचएस हॉस्पिटल बेटर है? मैं आपसे अभी तो मेरे पास लीनियर एक्सेलेटर ही नहीं है। अभी आप मेरी बात, आपके पास 6 बेड्स टोटल हैं, जबकि आपके पास 50 होने चाहिए थे कम से कम वहां। मेरी बात सुनिए, मेरे बात सुनिए, यही तो आप बात समझते हैं। कितने आईसीयूज है एसएमएचएस हॉस्पिटल? वहां पे सर्जिकल 6 हैं और मेडिकल 4 हैं। हाँ जी। तो कितने बेड्स लगे हुए? हो गए टोटल 10 बेड्स नहीं है। बेड मैं कह रहा हूँ कि आईसीयू, अगर आप आईसीयूज, मेरी बात सुनिए, मेडिकल आईसीयूज 4 हैं। 4 है ना जी। 4 में 4 बेड हुए तो कितने हो गए? 16 हो गए। 16 बेड हो गए। आपके पास 6 वेंटिलेटर टोटल है भाई साहब, आपके पास 6 वेंटिलेटर टोटल है, तो आईसीयू किस काम का? आपके पास 50 होने चाहिए। आप बात करते हो, वही तो मैं रिसोर्सेज की बात आपको कर रहा हूं। तो आप मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो किस में नहीं है? आप मुझे बताइए कि हमारे पास टोटल 22 वेंटिलेटर्स हैं। 22 वेंटिलेटर्स कितने हॉस्पिटल्स में? आपका पहली बार यहां भी शुरू हुआ है क्या, ये जो है ललदेद हॉस्पिटल, यहां पे भी आईसीयू शुरू हुआ है। आप ये मत समझिए, आप लोग जो बाहर से देखते हो, अंदर से आप नहीं समझते, अंदर से देखते हैं, हम लोगों की रुदात सुन रहे हैं। रुदात आप देखिए, ओपीडी में इतना रश है कि वहां क्यू में 200 आदमी एक ही क्यू में रहते हैं। मैं तो यही मैं कहता हूं, मैं तो यही बात कह रहा हूं, मैं तो यही सी बात को कह रहा हूं कि रेफरल जो है वो कम हो। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम, लेकिन मतलब ये है कि जो आपकी पॉलिसियां हैं कुल मिला के, मान लिया कि आपके पास मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ में तो प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए, कोई ये नहीं है, इक्विपमेंट की कमी होने की वजह से सारी रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से प्रॉब्लम है। आपके पीएचसीज नहीं है, आपके सब सेंटर्स नहीं है, आपके मेडिकल एड सेंटर्स कम है, आपके पास डॉक्टरों की कमी 60% है। ताई साहब, आपने कहा कि 60% डॉक्टरों की कमी है। एक तरफ से आप कह रहे हैं सब ठीक है, एक तरफ से आप कह रहे हैं कमी है। हमें तो मिडल वाला रास्ता बताइए, हम कहाँ हैं? अगर आप ये मानते हैं कि हम कहीं नहीं है, हम ये कहेंगे कि नहीं, ताई साहब हम और कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सुनिए, मेरी बात पहले आप समझिए, 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए। हमने ये कानून भी बनाया कि 7 साल जो भी हमारा ये निकलता है रिजर्व कैटेगरी में रहता है, 7 साल के लिए उसने, अगर उसकी नौकरी लगी तो 7 साल के लिए उसने विलेजेस में काम करना। आप यकीन रखेंगे कि डॉक्टर उससे पहले ही भाग जाता है, वो सरकारी नौकरी करता ही नहीं। तो अब मैं 7 साल के लिए कहां से लाऊं? तो आज मेरी बात सुनिए, पॉलिसी क्या करेंगे? अच्छी तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप डॉक्टरों को, ताकि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें? आपके रियासत की आमदन कितनी है? तो फिर से वहीं पे पॉइंट मेरी बात आता है, मेरी बात सुनिए, प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर आप पॉलिसी कहां बना पाएंगे? मेरी बात सुनिए, आपके पास
पहले देखिए कि रिसोर्सेज क्या है स्टेट के। आप बात तो वो करते हो उस स्टेट की जिसकी आमदनी 1 लाख करोड़ हो या 50,000 करोड़ हो। हमारी रियासत की कुल आमदनी 6,000 करोड़ है। तो फिर रियासती सरकार सरेंडर क्यों नहीं कर पाती है? कैसे सरेंडर क्यों हम नहीं कर पाएंगे? कैसे करेंगे? एक सिस्टम बना हुआ है। तो पॉलिसी जब बनती है वो चलती नहीं है। सुनिए, आप फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, बिल्डिंग बनती है। मेरी बात फायदा क्या है? मेरी बात सुनिए, जब हम पॉलिसीज पे जाना चाहते हैं, सपोज हम तो अपना जेब देख के ही पॉलिसी बनाते हैं। हम फाउंडेशन स्टोन उसी बिल्डिंग का डालते हैं जिसके लिए हमें फंडिंग एश्योर्ड हो। लेकिन फिर वक्त पे मुकम्मल क्यों नहीं? आप मेरी बात समझिए कि जिस वक्त आपका प्लान होता है, प्लान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा देती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उस पे पास एश्योर्ड फंडिंग है, ताकि सब एश्योर्ड फंडिंग है, तैयार क्यों नहीं हुआ वक्त पे? कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हैं ना। कौन बना रहा है? कौन बना? गवर्नमेंट बना रही है। ये भी गलत, आप ये भी समझ। फिर मैं बना रहा हूं क्या? सुनिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीपीडब्ल्यूडी बना रही है, वो फंडिंग हमारे पास कभी नहीं आई। इक्विपमेंट उसका HLL दे रहा है। मॉनिटरिंग तो आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मॉनिटरिंग ये है कि जिस वक्त वो काम लगा होता है यहां कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और जो लोग हैं जो कारीगर 2010 के बाद तो वो कारीगर, मेरी बात सुनिए, कारीगर भाग जाते हैं। इस साल 4 बार ऐसा हुआ कि कारीगर 4 बार भाग गए। जम्मू का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तैयार हो गया, 3 साल बिल्डिंग बने हुआ हुआ, वो सिर्फ हमें फैकल्टी की वजह से थोड़ी डिले लगी, अब चालू हो गया। यानी कि एक साइड से भी प्रॉब्लम, दूसरी साइड से हर तरफ से प्रॉब्लम है। तैयार करेंगे, फैकल्टी नहीं मिलेगी, फैकल्टी मिलेगी तो बिल्डिंग नहीं होगी, तो कैसे सुधारेंगे सिस्टम? सुधारने के लिए खुदा तो नहीं आएगा, हम नहीं करना, आप ही को तो सुधारना हम नहीं सुधारना है ना। और हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ये तो उस नट की तरह है जो तार पे चलता है, वो बैलेंस कर रहे हैं उससे। वो अगर थोड़ा सा भी चोक होगी तो नीचे गिर जाएगा। हमारी मिनिस्ट्रियां चलानी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के रिसोर्सेज देते हुए, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे पास स्टेट की फंडिंग जो 10% फंडिंग है उसके लिए पैसा नहीं होता? यानी कि पूरी रियासत कंगाल है, बैंकक्रप्ट। वो तो है ही, पूरा बैंकक्रप्ट। हाँ, वो तो है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करेगी? अपने दिन आप टैक्स देते हो, आपका प्रॉपर्टी टैक्स या कोई टैक्स लगाना चाहें तो आप देंगे। आप अगर कश्मीर में रिवाज ही ना हो, जम्मू कश्मीर में टैक्स देने का रिवाज ही ना हो, तो सरकार किससे चलेगी? यानी कि सरकार अपने दिन गुजार रही है। मैं ये नहीं कहूंगा दिन गुजार रही है, मगर लोगों का साथ मिलके सरकार लोगों से बनती है। और जब तक स्टेट अपने रिसोर्सेज नहीं बनाएगी, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जो आपके हिस्से में आएगा, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ताई साहब, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तजुर्बा आपके पास बहुत है। हाँ। क्या आप मानते हैं कि आज तक हम पॉलिसी मैटर्स में फेल हुए? हम पॉलिसियां बनाते हैं, पॉलिसीज तो हमारे पास बहुत अच्छी, हमारे पास इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं कि अगर कोई भी दुनिया का अपनी है या ड्राफ्ट कहीं से चुरा? मेरी बात सुनिए, पॉलिसीज हमारे पास चाहे चुराई हुई हो या हूं, चुराई हुई है क्या? मेरी बात सुनिए, सब चुराई हुई पॉलिसीज है? देखिए, पॉलिसीज जब बनती कहीं पे ड्राफ्ट बना है तो हमने अडॉप्ट कर दिया। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह हमारा ड्राफ्ट जो है बाकी जगह जाता है। मतलब वाटर रिसोर्सेज एक्ट जो है वो स्टेट में क्या हिंदुस्तान में पहला एक्ट बना, और उसके मेहनत की, पांच रियासतों ने उसको अपनाया, तो उन्होंने चुराया तो नहीं, उन्होंने अपनाया, उन्होंने अपनाया, अडॉप्ट किया, क्योंकि अच्छा एक्ट था, उन्होंने अडॉप्ट किया। किसी जगह कोई अच्छी पॉलिसी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी। मैं दावे से कहता हूं कि अच्छी पॉलिसीज हम अडॉप्ट करते हैं, बाकी स्टेट्स की पॉलिसीज को, नेशनल पॉलिसीज को देख के पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं आप? रिसोर्सेज, फिर से रिसोर्सेज, पॉलिसीज तो तब चलेंगी जब आपके पास माल होगा। जब माल नहीं है, स्टेट की कुल आमदनी 6,000 करोड़ है और खर्चा जो है 38,000 करोड़ है, प्लान और नॉन प्लान मिला के। आपका प्लान 7,500 करोड़ का है, दुनिया की वाहिद रियासत है, दुनिया की वाहिद रियासत होगी जिसका प्लान जो है 7,500 करोड़ का है, मगर इस 7,500 करोड़ को खर्च करने के लिए
16,000 करोड़ तनख्वाह देनी है। तो ताज साहब एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो 16,000 करोड़ है। तो नाजरीन, ताज साहब साफ कह रहे हैं कि रियासत कंगाल है, रियासत के पास पैसा नहीं है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। ताज साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हमारे नाजरीन हैं उनमें से कई लोग नेशनल यूथ कोर जो है उसके वॉलंटियर्स होंगे, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि उनका मुस्तकबिल अभी दाव पे लगा है, उन्हें गलत तरीके से लिया गया या अभी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। मैं आपसे कहूं कि उनको ये भी पता था कि हम सिर्फ 2 साल के लिए लगे। हाँ, उन्होंने एफिडेविट भी दे दिया। उन्होंने एफिडेविट दे दिया। 2 साल तक हमने उनको रखा और उसके बाद ऑफर किया कि आप डिफेंस टीम में ट्रेनिंग करिए, आपको एडजस्ट किया जाएगा बैरून रियासत के। तो पॉलिसी भी आज मेरी बात, उसकी पॉलिसी तो बनी है, वो नहीं तैयार हुआ। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी सर्विस जो है एक्सटेंड नहीं होगी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितनी हम ट्रायल कर सकते थे हमने की, हम उससे अलावा नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो ऑफर ले लेना, उड़ान और उम्मीद और दूसरे प्रोजेक्ट जो है उसमें ट्रेनिंग लेके अपने आप को बैरून रियासत। तो जो एनवाईसी वॉलंटियर्स है उनके लिए सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगी, उन्हें समझने। बिल्कुल, मैंने समझ लिया ना, एक बार नहीं मैं 100 बार उनको कह चुका। जो साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप डिपार्टमेंट्स में काम करते रहिए, कुछ न कुछ मैंने उनसे कहा था और हमेशा से कहता आया हूं, 1 साल से कहता आया हूं कि कुछ नहीं होगा। वो अपना और हमें, हाँ, और हमें उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जवाब भी आ चुका है कि ये नहीं हो सकता। तो अभी भी वो डिपार्टमेंट्स में जाते हैं? वो जाते हैं तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा आप आइए ये जाइए। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Beautiful
PTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब। 4 रियासतों के लिए आज इंतहाई अहम दिन यानी फैसले का दिन है और हम आपके सामने हाजिर हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम अवाम का फैसला लेकर। दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे इन रियासतों में किसी खैमे में खुशी तो किसी में गम की लहर दौड़ेगी। कहीं खुशियों की बहारें बाजे गाजे, नाच गानों और पटाखों की सूरत अपने रंग बिखेरेंगी तो कहीं सूनापन, सन्नाटा, उदासी, नाउम्मीदी और सूरत गम की तस्वीरें पेश करेंगी। बात अगर दिल्ली की करें तो यह न सिर्फ सकाफती और तहजीबी तौर से हिंदुस्तान का दिल है बल्कि सियासत का अहम गलियारा भी है। यहां 15 वर्षों से शीला दीक्षित कांग्रेस का परचम कामयाबी से लहराती रही हैं। लेकिन सभी के जहनों में इस बार यह सवाल कौंध रहा है कि क्या शीला दीक्षित चौथी बार कांग्रेस और अपना वकार बचा पाएंगी। राजधानी में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला आराई होती रही है, लेकिन इस बार मंजरनामा बदल गया है। यहां तीसरी जमात आम आदमी वजूद में आई है और लहर उठाने के दावे कर रही है। इसके दावे में कितना दम है आज यह भी साबित हो जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में हैट्रिक बनाने के दावे कर रही है। इन दोनों ही रियासतों में पार्टी का मरकज महवर यहां की पार्टी की क़यादत यानी रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान है। दोनों ने अपनी अपनी रियासतों में क्या क्या काम किए हैं, इस पर आज इन रियासतों के अवाम का फैसला आ जाएगा। जबकि बात राजस्थान की करें तो अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस को बीजेपी से सख्त मुकाबला है। बीजेपी वसुंधरा राजे की क़यादत में एक बार फिर राजस्थान में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे तजुर्बेकार और आजमुदाकार हैं। उनके इसके साथ साथ जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है तो राजस्थान में पार्टी में उनके कद का लीडर नहीं है। तो वहीं अशोक गहलोत ने अपनी पॉलिसियों और तरक्याती कामों को बुनियाद बनाकर अवाम से वोट मांगे हैं। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्होंने मुफ्त दवा की तकसीम, सड़कों की तामीर और मेट्रो रेल वगैरह वगैरह का खूब बखान किया। लेकिन इन बातों पर आवाम का भरोसा वो कितना जीत पाए, आज ये तस्वीर भी दिन ढलते ढलते साफ हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे खुसूसी प्रोग्राम आवाम का फैसला। चलिए नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आज 4 रियासतों के नतायज आने वाले हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं रियासतों के सियासी मंजरनामे पर कि यहां कौन कौन से फैक्टर्स किसके हक या खिलाफ जा सकते हैं। तगय्युर एक मुस्तकिल अमल है और सियासत भी इससे अछूती नहीं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम की सियासत में बदलाव का ये अमल गुज़िश्ता महीने ही शुरू हो गया था और आज इसके नतायज आ जाएंगे। इन रियासतों की सियासत में किसकी शय होगी और किसकी मात, ये वोटों की गिनती के साथ साफ हो जाएगा। इन इंतखाबात को कौमी सियासत में नए बदलाव का पेशखेमा तस्वुर किया जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत में इन इंतखाबात में अपने मुस्तकबिल पर नजर जमाए मैदान में उतरी है। आम इंतखाबात भी अब करीब हैं और इन 5 रियासतों में इंतखाबात के नताइज पर मुल्क भर की निगाहें टिकी है। हालांकि असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात में काफी फर्क होता है और इन दोनों का तकाबुल एक ही पैमाने पर नहीं किया जा सकता। फिर भी तकाबुल का रुझान अगर
पूरे इलेक्शनी अमल में नहीं पाया जाता तो इन इंतखाबात की इतनी अहमियत शायद नहीं होती। भले ही इन इंतखाबात के अवामिल इलाकाई हों, लेकिन दोनों ही जमातें ये खूब जानती हैं कि इससे कुछ मखसूस जोग्राफियाई हुदूद के वोटरों की नब्ज पकड़ी जा सकती है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमातों ने इलाकाई और कौमी मसाइल को खल्त मल्त करके वोटरों की तवज्जे असल मसाइल से हटाने की कोशिश की। इसके बावजूद वोटरों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। दिल्ली में 65% तो मिजोरम में 81% तक वोटिंग हुई। इसके साथ साथ राजस्थान में 74% तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुकाबला दो तरफा है तो दिल्ली में सह तरफा। इन रियासतों में दिल्ली में बीजेपी को लीडरशिप का मसला दरपेश था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में कमान सौंपी है, लेकिन इनके नाम का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुकाबले में अजीत जोगी और राजस्थान में अशोक गहलोत के मुकाबले में वसुंधरा राजे हैं। मसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। इनके बावजूद इन इंतखाबात को दोनों जमातों ने बड़े स्केल पर लड़ने की कोशिश की। उमूमन रियासती सतह की सियासत में लीडरशिप, पार्टी का तंजीमी ढांचा, मसाइल और इसके तदारुक के लिए नुमाइंदा जमातों की दिलचस्पी वगैरह अहम होते हैं। लेकिन इस बार इन सब से कतई नजर दोनों ही सियासी जमातों ने इलाकाई मसाइल के पसे पर्दा कौमी सतह के मामलों को हवा दी और एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले किए, जो जाती सतह तक उतर आए थे। इन सभी रियासतों में जो अवामी मसला था वो महंगाई, बदउनवानी और बेरोजगारी था। दिल्ली में इलेक्शनी सियासत में पहली बार कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी ने खराब हुक्मरानी और बदउनवानी का मसला जोरों शोर से उठाया, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर आ गईं। शायद इसीलिए बीजेपी ने विजय गोयल की जगह हर्षवर्धन के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ अजला में नक्सलवाद का मसला भी था। इन तीनों ही रियासतों में हुकूमत मुखालिफ लहर का तनासुब मुख्तलिफ था। दिल्ली में शीला दीक्षित की क़यादत में कांग्रेस को हुकूमत मुखालिफ लहर का सामना है। रियासती हुकूमत की 15 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रही तो मरकज में तकरीबन 10 बरस इक़्तिदार में रह चुकी कांग्रेस की कारगुजारियां भी नुमायां हैं। इसी से कुछ मिलती जुलती सूरत हाल राजस्थान में है। अशोक गहलोत अवामी फलाही